आज कहानी एक ऐसे राज की जिसके सबूत मिलते हैं बर्फीली वादियों में सी लेवल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर। बहुत कम से कम 1-1.5 फीट का जूते भी आज भी वहाँ पे हैं। यात्रा चलती थी, ओलावृष्टि के कारण वहाँ पे इंसानों की डेथ हुई। वहाँ पे कोई मान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमय झील के बारे में जहाँ झील में मछली की जगह मिलते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ बर्फ पिघलती नहीं पर रोज एक नया रास जन्म लेती है। जिस तालाब में पानी से ज्यादा हड्डियाँ मिलती है। हिमालय के बीच एक छोटी सी झील जहाँ पानी कम और हड्डियाँ ज़्यादा मिलती है। ये जगह किसी नॉर्मल झील से बिल्कुल अलग है। 1942 का साल था। किसी को नहीं पता था कि बर्फ़ के नीचे ऐसा कुछ छुपा हो सकता है। जब बर्फ़ पिघली तो ज़मीन पर बिखरी थी सैकड़ों पुरानी लाशें, टूटी हुई खोपड़ियाँ और उनके पास खामोशी में पड़े राज। ये लोग कौन थे, यहाँ कैसे आ गए और एक ही रात में सबके साथ ऐसा क्या हुआ? आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई अभी भी मदद के लिए पुकार रहा हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी राज अभी जाग रहा है। वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ रूपकुंड, द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। आज से कुछ दशकों पहले कैलाश पर्वत के पास एक कुंड में सैकड़ों लोगों के कंकाल मिले थे। जो वहाँ कैसे पहुँचे किसी को भी नहीं पता चला। अब क्या ये उन्हीं लोगों के कंकाल थे जो भगवान शिव के गन बनकर घुमा करते थे, या फिर ये उन लोगों को लाशें थी जो भगवान शिव के दर्शन पाने के बाद वहीं पर ख़त्म हो गए? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस मामले की तह तक जाने वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1942 में उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन चमोली से, जब नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मधवाल राउंड पर निकले थे। वो अपने काम के तहत आसपास के इलाकों में घूम रहे थे। अब इसी दौरान जब वो हिमालय के त्रिशूल मासिफ के पास गए तो उन्हें वहाँ पर एक तरह की कुंड मिला। वो जगह हिमालय के रेंजेस के अंदर आती थी। इस वजह से ऐसे छोटे मोटे तालाबों और कुंडों का होना बहुत ही स्वाभाविक और आम बात थी। मगर जब हरिकिशन जी उस कुंड के पास में गए तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। उन्होंने उस कुंड में और उसके आसपास 300 से 800 लोगों की नरकंकाल बर्फ के चादर में ढके हुए मिले, जो वहाँ कैसे और कब आए थे किसी को भी नहीं पता। और इस खौफनाक नज़ारे को देखते ही वो डर के मारे सबसे पहले अपने हायर ऑफिशियल को बताने दौड़े, जो उस समय ब्रिटिश रेजिम में था। हरकिशन जी ने ये बात जब अपने ब्रिटिश सुपीरियर्स को बताई तो पहले किसी ने भी भरोसा नहीं किया, ये सोचकर कि वो अटेंशन सीख कर रहे होंगे। पर वहाँ पहुँचने के बाद जब सबने अपनी आंखों से चारों तरफ उन हड्डियों को देखा तो खौफ का सन्नाटा छा गया और प्रशासन समझ गया कि बात वाकई में गंभीर है। ब्रिटिशर्स को पता था कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल पड़ा है, मगर सोचने वाली बात तो ये थी कि इन सवालों के जवाब ढूंढने में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें एक्सिस पावर्स और एलाइड फोर्सेस लड़ रहे थे। अब इसी कारण ब्रिटिशर्स अथॉरिटीज ने शक किया कि शायद ये कंकाल किसी हिडन जापानीज कांस्टेबल फोर्स का हो, जो भारत पर हमला करने घुस रहे थे लेकिन मौसम के मार से पहले ही मर गए। अब कहीं ये खबर सच ना निकल जाए और इंटरनेशनली कोई अफवाह ना फैल जाए, इसलिए ब्रिटिश शासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। और कुछ समय जांच के बाद रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये अवशेष विश्व युद्ध की शुरुआत से भी कई सदियां पुरानी थी। इस बात से ब्रिटिशर्स को राहत तो मिल गई, पर जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गई, क्योंकि अब सवाल और भी बड़ा हो गया। ये लोग असल में कौन थे, यहाँ कैसे आए और सब एक साथ मर कैसे गए? कोई पौराणिक श्राप था या भगवान शिव का प्रकोप? वर्ल्ड वॉर के चक्कर में बात आई गई, मगर साल 1956 में इस मिस्ट्री में एक नया कैरेक्टर की एंट्री हुई, स्वामी प्रणबानंद।
स्वामी प्रणवानंद लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी के सदस्य थे, जिन्होंने इस जगह के बारे में ज़्यादा जानने के लिए करीब 3 बार यहाँ की यात्रा की। उन्होंने भी इन स्केलेटन को लेकर एक थ्योरी दी, जिसमें ये कहा गया कि ये कंकाल कनौज के राजा जसधावल की सेना का हो सकता है। दरअसल जो बोन सैंपल मिले थे उनमें से कई 850 AD के आसपास के थे। उसी समय ही एक कहानी मिलती है कि राजा जसधावल अपनी गर्भवती पत्नी, कुछ सेविकाओं और एक डांस ग्रुप के साथ नंदा देवी मंदिर के दर्शन को जा रहे थे, मगर रास्ते में बर्फीली तूफान से टकराकर सभी की मृत्यु हो गई। कहा गया कि इनके अवशेष कभी नहीं मिले। लेकिन फिर आया 2019 का विज्ञान, मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी इस थ्योरी के परखच्चे उड़ गए। 20 अगस्त 2019 को आयुषी नायक, नीरज राय, निक पैटरसन समेत कई वैज्ञानिकों ने एक स्टडी प्रकाशित की जो बेहद चौंकाने वाली थी। इस बार 32 व्यक्तियों के बोन सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट किया गया और पाया गया कि डीएनए केवल किसी एक ग्रुप का नहीं था, बल्कि 23 डीएनए साउथ एशियन एंसेस्ट्री के मिले, बाकी मेडिटेरेनियन एंसेस्ट्री के और कुछ साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री के। अब और भी मज़ेदार बात, रेडियोकार्बन डेटिंग में ये सामने आया कि साउथ एशियन ग्रुप तो 9वीं सदी में आए, लेकिन बाकी ग्रुप 1800 यानी बहुत हाल ही में यहाँ पर आए थे। यानी ये मौतें 2 अलग अलग युग में हुई। सारे तथ्य मिल गए थे, डीएनए, टाइम पीरियड, एथनिसिटी, बस एक टुकड़ा बचा था कि कैसे मरे। इसी दौरान टाइप्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल में लिखा मिला कि जिन भी कंकालों के सिर मिले हैं उन सबके सिर फटे हुए थे, जैसे ऊपर से कुछ भारी चीज गिरकर लगी हो। अब बर्फीली इलाकों में ऊपर से क्या भारी चीज गिरती है? ओले या चट्टान के बड़े टुकड़े। यानी जब ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे तब बर्फीला तूफान आया और बड़े बड़े ओले इनके सिर पर गिरे, सिर फट गया और वही उनकी मृत्यु हो गई। अब सवाल ये है कि पूरा हिमालय है लेकिन सारे कंकाल सिर्फ यही क्यों मिले? यहाँ की लोकेशन देखो, रूपकुंड के चारों तरफ ऊंचाई ज्यादा है और केंद्र में एक कटोरे जैसा गड्ढा। कुछ भी ऊपर से गिरेगा ग्रेविटी के साथ तालाब में ही आएगा। इसीलिए सर्दियों से जो भी लोग यहाँ पर मर गए उनके अवशेष धीरे धीरे रूपकुंड में जमा होते गए। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, रूपकुंड समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कमेंट में बताना। दोस्तों, उम्मीद है आज के वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखना। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।